आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं इंपॉर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशंस को, और प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर कर लिया था ट्रिब्यूनल्स को। तो इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को। ऑलराइट, एक और इंपॉर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन को। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस वन को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा इससे पहले कि आप इस लेक्चर के लिए आए हैं, क्योंकि ये आपके अपने ही बेनिफिट के लिए होगा। ऑलराइट, तो आइए इस नोट के साथ इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। ऑलराइट, जिसको हम लोग ट्राई के नाम से भी जानते हैं। तो हम कवर करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राई का, जैसे कि फुल फॉर्म, एस्टैब्लिशमेंट ईयर और पेरेंट मिनिस्ट्री। ऑलराइट, तो ये होगा हमारा सिनेरियो जिससे पहले कि हम ट्राई को शुरुआत करें, और यही हमने प्रीवियस लेक्चर में फॉलो किया था। तो बेसिकली अगर हम शुरुआत करें फर्स्ट पार्ट से, जो था आपका फुल फॉर्म, तो बेसिकली इसका मतलब होता है टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें एस्टैब्लिशमेंट ईयर की, तो बेसिकली एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ 1997। ओके, और यदि हम बात करें पेरेंट मिनिस्ट्री की, तो बेसिकली ये काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ऑलराइट, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ट्राई का। 1997 में एस्टैब्लिश हुआ। फुल फॉर्म है टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पेरेंट मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ऑलराइट, अब अगर हम फोकस करें इस पार्ट पे, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई इन शॉर्ट, बेसिकली इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एस्टैब्लिश हुआ था बाय ट्राई एक्ट 1987। इसके तौर पे इसके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ऑलराइट, अब अगर हम बात करें वर्किंग की ट्राई की, तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है टू रेगुलेट एंड ओवरसीइंग द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इन इंडिया। अंडरस्टैंड करना, ट्राई जो है वो इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उन एग्जाम्स के लिए जो कि कवर करते हैं टॉपिक्स को, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और रेगुलेटरी बॉडीज। इंडियन इकोनॉमी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और रेगुलेटरी बॉडीज। क्यों? क्योंकि पहली चीज ये है रेगुलेटरी बॉडी बाय इट्स नेचर। ठीक है, फुल फॉर्म में भी रेगुलेटरी वर्ड मेंशन है, तो ये हुआ रेगुलेटरी बॉडी, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया। सेकंड है, ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर, तो इस वजह से ये आपका हो जाता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। लेकिन इंडियन इकोनॉमी का नाम यहां पे क्यों जुड़ा हुआ है? इंडियन इकोनॉमी से इसकी क्या रिलेवेंस है इस सेक्टर में? तो मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि आजकल के दिनों में अगर आप देखते हो इस वीडियो को, ऑलराइट, तो बेसिकली हम लोग वर्चुअली कनेक्टेड हैं। या तो आप फोन पे देख रहे होंगे, लैपटॉप पे देख रहे होंगे, टेलीविजन पे देख रहे होंगे। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, तो इनके पीछे का मेन कॉज क्या है? मेन कॉज है इंटरनेट और कम्युनिकेशन। राइट, तो इस इंटरनेट और कम्युनिकेशन की वजह से हम कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी जगह को, किसी से भी, कभी भी। और अगर ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टेलीविजन हो गया, अगर ये यहां पे नहीं होते, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं अपनी लाइफ को? या फिर आप स्मूथ एंड मॉडर्न लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं क्या? स्मूथ एंड मॉडर्न लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं आप?
नहीं कर सकते। ऑलराइट, और 1980s के बाद जब यहाँ पे रैपिड फ्लो आया 1990s तक टेलीकम्युनिकेशन में, मोबाइल फोन्स, टेलीग्राफ फोन, इंसिस्टर्स एंड कई सारी चीजें आई। ऑलराइट, और जो इंडिया था वो एक्सपीरियंस कर रहा था इस बूम को, तो हमें एक टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमारे पास है एक बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन जो कि कंज्यूमर है टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर के। ऑलराइट, तो ये बहुत ज्यादा एसेंशियल हो गया हमारे लिए ये एंश्योर करना कि जो कंज्यूमर्स हैं टेलीकम्युनिकेशन के, उनके राइट्स प्रोटेक्टेड रहें। ऑलराइट, क्योंकि आजकल हमारे पास कई सारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं इंडियन टेलीकम्युनिकेशन ऑरिजिन की, और कई सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इंडियन मार्केट में ऑपरेट करते हैं। तो कंपटीशन प्रोटेक्ट करना भी हमारी एक जिम्मेदारी बन गई है। ऑलराइट, तो जो इंडियन इकोनॉमी है उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, और इसी वजह से रेगुलेटरी बॉडीज को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ऑलराइट, तो बेसिकली अगर हम बात करें कुछ प्राइम ऑब्जेक्टिव्स की टेलीकम्युनिकेशन के, पहला है नर्चर द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। एक पॉइंट पे आप ऐड कर सकते हैं, वो है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। ऑलराइट, सेकंड है आपका एंश्योरिंग द पॉजिटिव कंपटीशन, या आप हेल्दी स्पर्धा या कुछ भी उसे कह सकते हैं, और वेलबींग ऑफ कंज्यूमर्स। और थर्ड पॉइंट है आपका रेगुलेट करना सर्विस ऑपरेटर्स को। तो ये थे आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्राई। तो पहला था टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, क्योंकि हमारे पास एक ह्यूज पॉपुलेशन है जो कि यूज करती है टेलीकम्युनिकेशन को, तो इसीलिए हम लोग अपने आप को ग्रो कर सकते हैं इकोनॉमिकली और सोशली थ्रू द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, अगर हम उसको इक्वली या राइटफुली नर्चर कर सकते हैं तो। सेकेंड है एंश्योर करना पॉजिटिव कंपटीशन को और बैलविंग को कंज्यूमर्स के, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी है कि अगर कोई कंपटीशन नहीं है या फिर बहुत ही कम कंपटीशन है मार्केट में, तो यहां पे कंडीशन आती है मोनोपोली की। जो कि अच्छी नहीं होती इकोनॉमी के लिए और कंज्यूमर्स के लिए। थर्ड है रेगुलेट करना सर्विस ऑपरेटर को। क्यों? क्योंकि हमें कॉम्पिटिशन को मेंटेन रखना है और हमें मेंटेन करना है एथिक्स को और सिक्योरिटी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? एथिक्स को हम समझ सकते हैं, ऑलराइट, क्योंकि हम जानते हैं फेयर कंपटीशन रखना है, इंटीग्रिटी रखनी है, कंज्यूमर्स वैल्यूज को मेंटेन करना है, लेकिन सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? तो बेसिकली अगर आपको याद हो कि ये बहुत ज्यादा ओल्ड केस नहीं है, रिसेंटली केस है कि यहाँ पे कंपनी थी हुआवे, ऑलराइट, और ये है आपकी चाइनीज कंपनी, और इसको बहुत अच्छे से अक्यूज किया गया अभी हाल के दिनों में डेटा ब्रीचर के तौर पे। चाइनीज गवर्नमेंट को। तो आइए इसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि अगर ये कंपनी हुआवे और ये 100 लोगों से ऑपरेट कर रही है, 100 लोगों को ऑपरेट करती है, या फिर इसका कंज्यूमर बेस है 100 पीपल का, ऑलराइट। तो 100 लोग इसकी सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप कम्युनिकेशन को देखोगे तो आपको क्या अज्यूम होता है?
कि आपका व्हाट्सएप हो गया, बैंक डिटेल्स हो गए, आपके लाइफ के प्रेफरेंसेस हो गए, या आपका सोशल बिहेवियर हो गया, ये सब टेली कम्युनिकेशन पे आ जाता है। ऑलराइट, ये होता है आपका पर्सनल डेटा। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूं तो ये पर्सनल है। अगर मैं बैंक्स को अटैच करता हूं डिफरेंट साइट से तो वो मेरा पर्सनल है। अगर मैं कुछ देख रहा हूं मूवी या कुछ भी, तो वो सब पर्सनल चीजें हैं। लेकिन जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास एक्सेस होता है इन सब चीजों का। ऑलराइट, तो हुआवे जो था उसको अक्यूज किया गया इस बात पे कि वो अपने कस्टमर्स के पर्सनल डेटा को बेच रहे थे चाइनीज गवर्नमेंट को। तो इसी वजह से ऐसे केसेस की वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर्विस प्रोवाइडर को रेगुलेट किया जा सके एथिक्स के लिए और सिक्योरिटी मेजर्स के लिए, ताकि इस तरह की चीजें जो है वो अवॉइड हो जाए। ऑलराइट, आइए आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। ट्राई जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेटिंग रेगुलेशंस के लिए, गाइडलाइंस के लिए और रिकमेंडेशन देने के लिए फॉर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। ये इंश्योर करने के लिए कि फेयर कॉम्पिटिशन रहे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनी रहे और हेल्दी ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री इंश्योर की जा सके। क्योंकि अगर यहां पे होगा कट थ्रॉट कंपटीशन, यहां पे होगा अनएथिकल और अनफेयर कंपटीशन, तो क्या होगा कि हर कोई ट्राई करेगा मार्केट को कैप्चर करने के लिए, और यहां पे होगी लेस सर्विस प्रोवाइडर कंडीशन, जो कुछ ही कंज्यूमर, कुछ ही प्रोवाइडर्स बचेंगे मार्केट में, जो कि अल्टीमेटली आपको लेकर चले जाएगा फॉर्मेशन की तरफ मोनोपोली की ऑफ बिग एंटरप्राइजेस। और ये कंडीशन होती है आपकी अच्छी नहीं होती, ठीक है। इसीलिए जो हेल्दी ग्रोथ है इंडस्ट्री की वो एंश्योर करना ट्राई का काम है, ताकि यहां पे रहे फेयर कंपटीशन, ना कि कट थ्रॉट कंपटीशन। हर किसी के पास चांस होनी चाहिए ग्रो करने के लिए, ऑलराइट, ताकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है वो बनी रहे, कंज्यूमर्स के पास अच्छे खासे ऑप्शंस हो। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम आगे जाए, हमारे पास फिर है लाइसेंसिंग एंड स्पेक्ट्रम एलोकेशन। ट्राई रिकमेंड करता है टर्म्स एंड कंडीशंस को लाइसेंस ग्रांट करने के लिए सर्विस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, एलोकेट करता है उनके रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम्स को डिफरेंट सर्विसेज के लिए। मान लीजिए यहां पर है ABCD 4 प्रोवाइडर्स बेसिकली, ऑलराइट। इन सबको लॉन्च करना है 5G सर्विस। अपने कस्टमर्स के लिए। इस केस में इनको खरीदना पड़ेगा राइट्स स्पेक्ट्रम के और रेडियो फ्रीक्वेंसी। मैं आपको ज्यादा डेप्थ में लेके नहीं जाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा हल्का बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ पाए। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रम राइट्स हैं बेसिकली वो गवर्नमेंट बेचती है, ऑलराइट, और इसको डिसाइड भी गवर्नमेंट करती है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 3 टाइप के स्पेक्ट्रम्स हैं, 600 हर्ट्ज के, 700 हर्ट्ज के, 1200 हर्ट्ज के, उदाहरण के लिए मान लीजिए, तो जितने ज्यादा हर्ट्ज होंगे उतने ज्यादा पावर होगी उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम की। तो ABCD जो है वो चाहते हैं अपनी सर्विसेज को लॉन्च करना, ऑलराइट, ये सभी लॉन्च करना चाहते हैं 5G सर्विसेज को। तो इसके लिए क्या करेंगे, इनको खरीदना होगा स्पेक्ट्रम राइट्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी, और मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होगा जब तक कंपनी जो है होल्ड कर सकती है स्पेक्ट्रम को, राइट्स को, वो होता है लगभग 20 इयर्स मान लीजिए, ऑलराइट। तो इस सिनेरियो में जो ट्राई है वो रिस्पॉन्सिबल है रिकमेंड करना टर्म्स एंड कंडीशंस को गवर्नमेंट के लिए, जिसपे कि जो लाइसेंस है वो ग्रांट होगा और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो सेट होगी। जैसे कि
कौन 1200 हर्ट्ज को टेक करेगा, कौन 700 हर्ट्ज को टेक करेगा, कौन 600 हर्ट्ज को टेक करेगा, तो ये सब कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसपे सब डिसाइड होगा वो रिकमेंड करता है ट्राई। ऑलराइट, और एक और चीज को आप याद रखिएगा, जो ट्राई है आपका वो देता है आपका फ्रेश या फिर कहना ही स्पेक्ट्रम रेट्स टाइम टू टाइम। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि एबीसी को राइट्स मिल गए 600 हर्ट्ज के, 700 हर्ट्ज के, 1200 हर्ट्ज के, तो वो स्पेक्ट्रम को भेज सकते हैं लाइफ टाइम। ये नेसेसरी नहीं होता। मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 20 इयर्स। तो वो होल्ड कर सकते हैं राइट्स को स्पेक्ट्रम के लिए सिर्फ 20 इयर्स के लिए, और इसके बाद उनको उसे दोबारा से रीपरचेज करना पड़ेगा। और ये प्रोसेस होता है आपका ऑक्शंस के द्वारा। जो फाइनल बिडर होगा या फिर जो हाईएस्ट बोली लगाने वाला बंदा होगा उसको राइट्स मिल जाते हैं स्पेक्ट्रम के। ऑलराइट, तो इसी वजह से जो ट्राई है वो रेगुलर रिवाइज करता है रेट्स को और हमेशा फ्रेश और न्यू स्पेक्ट्रम रेट्स लॉन्च करता है टाइम टू टाइम। और एक और चीज को आप याद रखिएगा, जो गवर्नमेंट है वो बाइंडिंग नहीं होती है एक्सेप्ट करने के लिए दी रिकमेंडेशंस ऑफ ट्राई। ऑलराइट, जो गवर्नमेंट है वो कंडीशन को रेफर कर सकती है फॉर रिव्यू टू ट्राई। इसका मतलब हुआ कि नेसेसरी नहीं है कि जो भी रिकमेंडेशन ट्राई ने दी है, ऑलराइट, गवर्नमेंट उसको बाइंड कर ले। गवर्नमेंट चाहे या नहीं चाहे, लेकिन जो सारी कंडीशंस हैं उनको गवर्नमेंट वापस दे सकती है ट्राई को रिव्यू के लिए। ऑलराइट, और यहां तक कि गवर्नमेंट जो है वो ट्राई को ऑर्डर्स भी दे सकती है उस रिकमेंडेशन में कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए। ऑलराइट, तो फिर क्या होता है, जो ट्राई है उसको रिव्यू करना पड़ेगा रिकमेंडेशंस को, और सबमिट करना पड़ेगा अपने ओपिनियंस को गवर्नमेंट को वापस से विद इन 15 days। ऑलराइट, तो इन डिटेल्स को आप याद रखिएगा। अगर गवर्नमेंट कोई भी रिकमेंडेशन को वापस देती है ट्राई के पास रिव्यू के लिए, तो ट्राई के पास 15 दिन होते हैं रिस्पॉन्स देने के लिए। ऑलराइट, आइए आगे चलते हैं। फिर आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई काम करता है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ टेलीकॉम कंज्यूमर्स, एंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और फेयर प्राइसिंग। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए अगर आपने 20 डेज का प्लान खरीदा है उदाहरण के लिए, लेकिन 20 डेज के बाद आपका जो प्लान है वो एक्सपायर हो गया, और जब आपने सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन एस्टेब्लिश किया कि आपके साथ क्या हुआ है वो बताया, तो आपको कोई भी ट्रांसपेरेंट रिप्लाई नहीं मिला। ऑलराइट, और उन्होंने बोल दिया कि सर कुछ कंडीशन की वजह से आपका जो प्लान था वो 20 डेज की जगह 20 डेज में खत्म हो गया। तो ये होता है आपका अनट्रांसपेरेंट कंडीशन। तो ट्राई एंश्योर करता है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास ट्रांसपेरेंसी रहे अपनी सर्विस प्रोवाइडर के साथ में। जैसे कि अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो तो आपको इंफॉर्मेशन मिल सके कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है। उसके आता है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और फेयर प्राइसिंग। इसका मतलब हुआ कि जो प्राइसेस हैं वो ओवरचार्ज नहीं होने चाहिए
और ज्यादा लो चार्ज नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं लो चार्ज? आइए मैं आपको उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए कि यहाँ पे 4 सर्विस प्रोवाइडर हैं ABCD। ऑलराइट, इन सबके पास है ₹100, ₹110 और ₹115 के चार्जेस अपनी सर्विसेज के लिए, 1 GB डेटा के लिए आप कह सकते हैं। लेकिन जो A है उसके पास अकेले ही ₹70 का चार्ज है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप कंज्यूमर हैं और आपको 1 GB डेटा चाहिए तो आप किससे खरीदेंगे? ₹100 आप देंगे, ₹110 आप देंगे, ₹115 आप देंगे? नहीं। एज ए कंज्यूमर असलियत में आप ₹70 के साथ जाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ ₹70 में 1 GB डेटा मिल रहा है। तो यहां पे क्या होगा? B, C और D जो है वो खो देंगे अपने कंज्यूमर बेस को, और कुछ समय बाद ये एलिमिनेट हो जाएंगे मार्केट से, और यहां पे सिर्फ बचेगा A एज अ मार्केट प्लेयर। और अगर यहां पे सिर्फ एक 1 प्लेयर है तो ये होगा केस मोनोपोली का। तो इसी वजह से जो फेयर प्राइसिंग है वो रिक्वायर्ड होती है, नॉट सो ओवरचार्ज, ताकि जो कंज्यूमर है वो एक्सप्लॉइट ना हो, और ना ज्यादा कम हो, ताकि जो कंपटीशन है वो खत्म ना हो जाए। ये एड्रेस करता है कंज्यूमर कंप्लेंट्स को और इश्यूज को जो क्रिएट होते हैं टेलीकॉम सर्विसेज से। ऑलराइट, इसके बाद टैरिफ रेगुलेशंस की हम बात करें। ट्राई रेगुलेट करता है टैरिफ्स को फॉर वेरियस टेलीकॉम सर्विसेज, ताकि प्रिवेंट किया जा सके एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को और मेंटेन किया जा सके अफोर्डेबिलिटी फॉर कंज्यूमर्स। टैरिफ का मतलब यहां पे टैक्सेस से है, क्योंकि जो टेलीकॉम सर्विसेज होती हैं वो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, तो इसीलिए इनको कई सारे टैक्सेस से गो थ्रू होना पड़ता है। लेकिन ये जो टैक्सेस हैं ये उनके एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट ना कर दें, ये देखना जरूरी होता है। कैसे? मान लीजिए कि अगर यहां पे A और B हैं जो कॉम्पीट कर रहे हैं, A के पास 100 करोड़ का कैपिटल है, B के पास 10 करोड़ का कैपिटल है। अगर 10% जो है वो टैक्सेस है एप्लीकेबल, तो A कितना देगा? उसके पास बचेगा सिर्फ 90 करोड़, 10 करोड़ वो दे देगा एंड में। ऑलराइट, वहीं पे सिर्फ B के पास बचेगा सिर्फ 9 करोड़, क्योंकि उसकी जो 10% कैपिटल थी उसमें से 1 करोड़ एज अ 10% टैक्स के तौर पे चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कौन सर्वाइव कर पाएगा कॉम्पिटिशन को लंबे समय तक? A कर पाएगा। तो इसी वजह से जो टैरिफ रेगुलेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि जिन कंपनीज के पास ज्यादा रेवेन्यू है वो ज्यादा टैक्सेस देंगी, जिनके पास कम रेवेन्यू है वो कम टैक्सेस देंगे, ताकि उनके पास सर्वाइवल का चांस रह पाए। तो इस चीज को याद रखिएगा। इसके बाद है प्रमोटिंग कंपटीशन। ऑलराइट, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनकी वेलबींग एंश्योर की जा सके। ठीक है, ये हुआ फेयर प्राइसिंग। ऑलराइट, इसके बाद आएगा आपका क्वालिटी सर्विसेज। तो जितनी भी चीजें हैं इनको एंश्योर किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ गुड कंपटीशन से मार्केट में। जो ट्राई है वो बेसिकली प्रमोट करता है कंपटीशन को, ताकि जो प्रिवेंट किया सके मोनोपॉलिसीज को और फोस्टर किया सके इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट को। ऑलराइट, इसके बाद हम बात करें क्वालिटी ऑफ सर्विस मॉनिटरिंग। ट्राई मॉनिटर करता है द क्वालिटी ऑफ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडेड बाय टेलीकॉम ऑपरेटर्स, ये एंश्योर करने के लिए कि कंप्लाइज एंश्योर किया सके विद प्रिस्क्राइब्ड एंड स्टैंडर्ड्स। जैसे मान लीजिए कि अगर 100 रुपए में ट्राई ने बोला कि आपको 100 Mbps की स्पीड देनी होगी। ऑलराइट, ये ट्राई ने प्रिस्क्राइब कर दिया इंटरनेट में। ये है बेसिक स्टैंडर्ड जो ट्राई ने सेट किया। लेकिन मान लीजिए कि अगर यहां पे है कंपनी एक जो कि 100 रुपए चार्ज कर रही है, लेकिन सिर्फ स्पीड देती है 15 Mbps की। किसको? इंटरनेट के लिए। तो इसमें क्या होगा कि क्या ये क्वालिटी सर्विस है?
क्या ये फिर प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स के ऊपर है? नहीं। तो इस केस में या सिनेरियो में क्या होता है, जो ट्राई है वो बेसिकली एक्शन ले सकती है। ऑलराइट, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। फिर है टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। ट्राई सेट करता है टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को टेलीकॉम इक्विपमेंट के लिए और डिवाइसेस के लिए, ताकि इंश्योर किया जा सके इंटरऑपरेबिलिटी और कंपेटिबिलिटी को। इसका मतलब हुआ जो टेक्निकल डिवाइसेस हैं उनको सर्विस ऑपरेटर अगर यूज करते हैं तो वो होने चाहिए इन अकॉर्डेंस विथ द स्टैंडर्ड्स के जो प्रिस्क्राइब्ड है। ऑलराइट, क्योंकि अगर आप टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की तरफ देखेंगे या फिर कॉलिंग फैसिलिटी की तरफ देखेंगे तो ये सब डिपेंड होता है ऑन द इक्विपमेंट्स जो कि यूज करता है सर्विस प्रोवाइडर। अगर वो एप्रोप्रिएट नहीं है तो जो सर्विसेज है वो हार्म्ड हो जाएंगी और जो कंज्यूमर्स हैं वो अच्छे से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ट्राया ये इंश्योर करता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर इक्विपमेंट यूज कर रहा है वो एप्रोप्रिएट होने चाहिए अप टू द स्टैंडर्ड्स। उसके बाद आता है हमारा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज। ये ट्राई प्ले करता है क्रूशियल रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉडबैंड एंड इंटरनेट सर्विसेज इन इंडिया, क्योंकि रिकमेंड करता है स्पेक्ट्रम प्राइसेस और रेडियो फ्रीक्वेंसीज को। ऑलराइट, और ये साथ के साथ इंश्योर भी करता है सर्विस क्वालिटी को और टेक्निकल डिवाइसेस को जो कि इस्तेमाल होते हैं आपके। ऑलराइट, फिर आता है आपका स्पेक्ट्रम ऑक्शन। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो स्पेक्ट्रम्स हैं वो मार्केट में बेचे जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्शन, जिसमें जो हाईएस्ट बिडर है या फाइनल बिडर है वो जीतता है स्पेक्ट्रम राइट्स को। तो जो ट्राई है वो रिकमेंड करता है रिजर्व प्राइस को और बाकी टर्म्स को फॉर द ऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, जो कि कंडक्ट करा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा, जो मैं आपको बता चुका हूं। फिर है रिसर्च एंड पॉलिसी रिकमेंड। ट्राई कंडक्ट करता है रिसर्च एनालिसिस को ऑन वेरियस टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज और बनाता है पॉलिसी रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। ऑलराइट, क्योंकि जो मार्केट है वो डायनामिक है। जैसा कि अगर मैं आपसे बात करूं 2012 की या 15-16 की, तो जो 3G था वो मार्केट में था, उसके बाद आया 4G मार्केट में और आजकल टाइम है 5G का, और बहुत समय आएगा, बहुत समय में आ जाएगा आपका 6G। तो आप कह सकते हैं जो टेक्नोलॉजी है वो लगातार बदलती जा रही है और ये है डायनामिक। तो इसी वजह से जो ट्राई है वो कंडक्ट करता है वेरियस रिसर्च एंड एनालिसिस प्रोग्राम को, ताकि वो राइट पॉलिसी रिकमेंड कर पाए गवर्नमेंट को रिगार्डिंग द स्पेक्ट्रम, रेडियो फ्रीक्वेंसी और रिजर्व प्राइसेस। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है इंडिपेंडेंस एंड कंपोजिशन ट्राई की। ट्राई एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी है या फिर आप कह सकते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसके जो मेंबर्स हैं उन्हें अपॉइंट करता है गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और ये टिपिकली कंसिस्ट करता है चेयरपर्सन को और बाकी मेंबर्स को, इंक्लूड करता है एक्सपर्ट्स को जो कि फील्ड से होते हैं, टेक्निकल कम्युनिकेशंस, टेक्नोलॉजी, लॉ और इकोनॉमिक्स के, क्योंकि ये सभी स्टेक होल्डर्स होते हैं जब टेलीकम्युनिकेशन मार्केट की बात होती है। तो ऑलराइट, लेकिन यहां पे एक पॉइंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो ये है कि TD-SAT। तो TD-SAT का क्या मतलब है? तो बेसिकली इसका मतलब होता है टेलीकम्युनिकेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड
appellate tribunal. Telecommunication dispute settlement and appellate tribunal. तो ये होता है बेसिकली आपका उन कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग जो कि टेलीकम्युनिकेशन डिस्प्यूट्स के अगेंस्ट फाइल होती हैं, ऑलराइट, टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में। तो ये कवर करता है आपका डिस्प्यूट बिटवीन द लाइसेंसर्स एंड द लाइसेंसी। उसके बाद आता है आपका टू और मोर सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच के डिस्प्यूट। ऑलराइट, थर्ड है आपका सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर्स। और अगेंस्ट एनी डिसीजन ऑफ ट्राई। ऑलराइट, अगर कोई भी डिस्प्यूट यहां पे होता है लाइक द लाइसेंसर और लाइसेंसी, दो से ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में, जो सर्विस प्रोवाइडर है और कंज्यूमर के बीच में, या फिर ट्राई के डिसीजंस के खिलाफ, तो उसको आप फाइल कर सकते हैं TDSAT के साथ में, टेलीकम्युनिकेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के साथ में। ऑलराइट, अगर हम बात करें कंपोजिशन की TDSAT की, तो बेसिकली ये कंप्राइज करता है 3 लोगों को। पहला है चेयरपर्सन और बाकी 2 हैं आपके मेंबर्स। ऑलराइट, और अगर हम बात करें उनकी क्वालिफिकेशन की, एलिजिबिलिटी की, तो देयर आफ्टर जो चेयरपर्सन है वो है फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। तो ये हो सकते हैं आपके चेयरपर्सन अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के। ऑफ हाई कोर्ट। तो कोई भी पर्सन जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज था या फिर चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, तो वो चेयरपर्सन के तौर पे अपॉइंट हो सकते हैं TDSAT के। और वहीं अगर हम बात करें मेंबर्स की, तो जो मेंबर्स हैं वो होने चाहिए आपके अप टू सेक्रेटरी रैंक, या फिर आप कहें सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, या फिर इक्विवेलेंट रैंक के हो इन सर्विसेज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऑलराइट, तो ये था एलिजिबिलिटी पर्सन की, चेयरपर्सन के लिए और मेंबर्स के लिए। मेंबर्स आपके होने चाहिए लगभग सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट या फिर कोई भी इक्विवेलेंट रैंक के जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज में हो। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम बात करें उनके टेन्योर की, तो चेयरपर्सन के लिए वो होना चाहिए या वो अपॉइंट होता है बेसिकली 4 इयर्स के लिए और 70 इयर्स ऑफ एज के लिए, जो भी आपकी पहले आ जाए। ऑलराइट, और वहीं हम बात करें मेंबर्स की, तो या तो 4 इयर्स के हो, 4 इयर्स के लिए सिलेक्टेड होते हैं, या फिर 65 इयर्स ऑफ एज के लिए। ऑलराइट, और यदि हम बात करें पावर और जुरिस्डिक्शन की TDSAT के, तो याद रखिएगा इनके पास पावर होती है सिविल कोर्ट की, इनके पास पावर होती है सिविल कोर्ट।
ऑल राइट, एंड और ये डिपेंड नहीं करता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पे। नाइनटीन 1973 इसकी जगह ये डिपेंड करता है ऑन द आइडिया ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस पे। ऑलराइट, तो ये था आपका TD-SAT के बारे में। चेयरपर्सन जो है वो 4 साल के लिए या फिर 70 साल की एज तक के लिए अपॉइंट होगा। मेंबर 4 साल के लिए 65 साल की एज के लिए अपॉइंट होंगे। जो आपका पावर जुरिस्डिक्शन है ये डिपेंड नहीं करता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 पे, बल्कि उनके पास पावर होती है नेचुरल जस्टिस की और वो एक्ट कर सकते हैं एज अ सिविल कोर्ट। सो बेसिकली इस लेक्चर में हमने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कवर कर लिया है, ट्राई को इन शॉर्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक और इंपॉर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में। तब तक आप सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए जो भी हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए, और तैयार रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। इस नोट के साथ हम इस लेक्चर को अब समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।